नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज फोकस। चलिए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन का मैन्युफैक्चरिंग अब क्वालिटी और इनोवेशन की नई ऊंचाइयों पर। चीन की शाओशियन काउंटी बना हानफू का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र। ओईसीडी ने घटाया 2025-26 का ग्लोबल जीडीपी अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पिछले 5 सालों में चीन के मैन्युफैक्चरर्स ने बड़े पैमाने पर ज्यादा संख्या में सामान बनाने के बजाय अब क्वालिटी और इनोवेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है। देश की 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन ने रिसर्च और टेक्नोलॉजी विकास में जोरदार काम किया है, जिससे उसकी इंडस्ट्री ने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में नई पहचान बना ली है। पिछले 5 वर्षों में चीन के हाईटेक स्मार्ट फैक्ट्रियों की संख्या 6 गुना बढ़ी है और इस मामले में चीन अब दुनिया में नंबर 1 है। एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजीज पारंपरिक फैक्ट्रियों को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बदल रही है। आज चीन का मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडिड 8 ट्रिलियन युएन बढ़ चुका है, जो कि ग्लोबल ग्रोथ में 30% से ज्यादा का योगदान देता है। चीन के दक्षिणी प्रांत हाइनान में अब इतिहास बनने जा रहा है। 18 दिसंबर को हाइनान फ्री ट्रेड पोर्ट में आइलैंड वाइड स्पेशल कस्टम्स ऑपरेशन शुरू होने वाला है और ये चीन की खुलेपन योजना का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत अब एफटीपी में जीरो टैरिफ प्रोडक्ट्स की संख्या 21% से बढ़कर 74% हो जाएगी, यानी हाइनान में बने ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें 30% तक वैल्यू एडिशन हुआ हो, वे अब बिना टैक्स के सीधे चीन के मेनलैंड में भेजे जा सकेंगे। कुछ ऐसे सामान जिन पर अभी पूरे देश में पाबंदी है, उन्हें हाइनान में खुली इजाजत मिलेगी। जीरो टैक्स, लो टैक्स और सिंपल टैक्स सिस्टम की वजह से कंपनियों के ऑपरेटिंग कॉस्ट में जबरदस्त कमी आएगी। कई बिजनेस पहले से यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। सरकार के मुताबिक स्पेशल कस्टम लागू होने के बाद 6,600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जीरो टैरिफ लिस्ट में शामिल होंगे। पूर्वी चीन के शांतोंग प्रांत की शाओशियन काउंटी आज चीन का सबसे बड़ा हानफू यानी पारंपरिक चीनी परिधान बनाने वाला केंद्र बन चुका है। ई कॉमर्स की ताकत और लोकल इनोवेशन के दम पर इस छोटे से काउंटी ने पूरा सिस्टम बना लिया है। दरअसल इस काउंटी ने डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, कॉपीराइट प्रोटेक्शन और डिजिटल मार्केटिंग सहित एक पूरी इंडस्ट्रियल चेन तैयार कर ली है, जिसने इस परंपरा को एक सफल आधुनिक इंडस्ट्री में बदल दिया है। इस काउंटी का हॉर्स फेस स्कर्ट अब मिलान फैशन वीक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिख रहा है। आज इनके कपड़े ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप तक एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ साल 2024 में इस इंडस्ट्री ने करीब 12 अरब युएन की बिक्री की। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें भी रिकॉर्ड स्तर पर हैं। WMO के वैज्ञानिकों ने बताया कि CO2 का ऐसा ही स्तर पिछली बार इस ग्रह के इतिहास में 30 से 50 लाख साल पहले देखा गया था, जब कोई इंसान नहीं था। WMO के उप महासचिव को बैरेट ने चेतावनी दी है कि ये गैसें धरती की गर्मी को टर्बोचार्ज कर रही हैं, जिससे एक्सट्रीम वेदर यानी बाढ़, सूखा, तूफान और हीट वेव जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की नई रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल GDP ग्रोथ साल 2024 के 3.3% से घटकर साल 2025 में 3.2% और साल 2026 में 2.9% तक रह सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ती टैरिफ दरें, निवेश में गिरावट और नीति अस्थिरता। अमेरिका में AI सेक्टर में भारी निवेश के बावजूद आर्थिक नीतियों की अस्थिरता ग्रोथ को रोक रही है। अमेरिका की GDP 2025 में 1.8% और 2026 में 1.5% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मई से अब तक अमेरिका ने लगभग सभी देशों पर ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे उसका प्रभावी टैरिफ रेट 19.5% तक पहुंच गया है, जो 1933 के बाद सबसे ज्यादा है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। आज चाइना ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर एनर्जी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सबसे आगे है। चीन के युवा अब सिर्फ कॉपी नहीं बल्कि क्रिएट कर रहे हैं।
यही कारण है कि दुनिया अब चीन को कॉपीकैट नहीं बल्कि इनोवेशन का हब कहने लगी है। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ गई हैं चाइना बिजनेस कंसल्टेंट और चाइनीज भाषा के एक्सपर्ट कनिका अरोड़ा। नमस्कार कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कनिका जी, मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका टाइटल था चाइना इज नो लॉन्गर अ कॉपीकैट नेशन, यानी कि चाइना जो है वह अब एक नकलची देश नहीं रहा। आप हमें विस्तार से बताएं कि आपने इस आर्टिकल में क्या लिखा था और इस बारे में आप क्या मानते हैं। मैंने चाइना को एक बदलते हुए दौर भी देखा है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने एक बड़े डिजिटल परिवर्तन का अनुभव किया है। कभी एक वक्त था जिस वक्त चीन को एक कॉपीकैट नेशन के नाम से जाना जाता था और लोग बोलते थे कि वेस्ट इनोवेट्स एंड चाइना कॉपीज। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इतना डिजिटल इनोवेशन हो चुका है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि अब चाइना ने एक इनोवेशन हब का एक स्टेटस अचीव कर लिया है। एंड अगर मैं बात करूं, चीन में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है कि जिस तेजी के साथ उन्होंने इसे अपनाने की क्षमता को मतलब कि एक तरह से अडॉप्ट करा है। तो वहाँ के लोग मैं ये कहूंगी कि सिर्फ चाइनीज कंज्यूमर्स नहीं हैं, सिर्फ ग्राहक नहीं हैं, बल्कि एक सह निर्माता हैं, जैसे कि को क्रिएटर्स जिन्हें कहा जाता है, जहाँ पे आइडियाज का एक तरह से इनोवेशन होता है। वहाँ पे देखा जाए तो अब चीन की इनोवेशन की असली पहचान जो है वो बेसिकली स्पीड, स्केल और सहयोगी सोच यानी कि इकोसिस्टम थिंकिंग में ज्यादा इनल्केटेड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो आर्टिकल लिखा था उसमें मैं ये कहीं ना कहीं जो मैंने ऑब्जर्व करा है इतने सालों से कि चाइना ने कैसे स्पीड के साथ अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ाई है और अपने आप का स्टेटस एक कॉपीकैट नेशन से एक इनोवेशन हब में बदला है। तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये आर्टिकल लिखा, फ्रॉम कॉपीकैट टू अ क्रिएटर। कनिका जी, पिछले कुछ वर्षों में चाइना में बदलाव होते हुए देखा है। अब चाइना एक इनोवेटिव नेशन बन गया है, उसको देखते हुए बाकी देशों को क्या सीख लेनी चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो आने वाला इनोवेशन फ्यूचर है वो सिर्फ पूर्व या पश्चिम या इंडिया वर्सेस चाइना या फिर चाइना वर्सेस वेस्ट नहीं, बल्कि वेस्ट एंड ईस्ट, दैट मीन्स कि दोनों का साथ में चलना जरूरी है। हम एक दूसरे देशों से क्या सीख सकते हैं वो ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए तो चाइना ने जिस तरह से ये इनोवेशन का ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो गैप कवर किया है और अपने आप को एक इनोवेशन हब की तरह उन्होंने क्रिएट करा है, मुझे ये लगता है कि चाइना से सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अगर आप देखें तो बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज के ग्लोबल एग्जीक्यूटिव, सीईओ, यहाँ तक कि बड़े-बड़े ब्रांड्स और बिजनेस अपना प्रोडक्ट वहां पर सेल करना चाहते हैं, या बड़े-बड़ी कंपनी के सीईओ भी बहुत फ्रीक्वेंटली वहां पर विजिट करते हैं, कुछ वहां पर सेटल भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि वहां की बड़ी-बड़ी जो बिजनेस समिट है वो अटेंड करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन देश से कुछ सीखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से स्पीड सीखने की बहुत जरूरत है। जिस स्पीड पर चाइना का कॉर्पोरेट ही नहीं बल्कि बिजनेस कल्चर काम करता है, वो एक सबसे क्रूशियल फैक्टर है। वहां पर एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, आइडिएशन, ये सारे जो स्टेजेस हैं काम के, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स टेक प्लेस करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमको कहीं ना कहीं स्पीड को पकड़ने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां पर नकल नहीं होती बल्कि नया रूप देने की एक प्रक्रिया, जिसे एक आइट्रेशन कहा जाता है, वो की जाती है। तो वो हमें सीखने की जरूरत है कि कैसे हमने भी अपने आइडियाज को आइट्रेट कैसे करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूशन में बदलना है। सिर्फ यहाँ के लोग होता है, जैसे मैं अपनी बात भी करूं तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं किसी चीज को बस सोचती ही रह जाती हूँ लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। लेकिन चाइना में वहां पे एग्जीक्यूशन विद इन मिनट्स होती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां से एक तो स्पीड और इनोवेशन का जो एक इकोसिस्टम है उसको मतलब अडॉप्ट करने की बहुत जरूरत है। तभी हम वहां पर ज्यादा अच्छे से मतलब मिंगल कर पाएंगे, उनके कल्चर के साथ हम अच्छे से मिंगल कर पाएंगे। मुझे ये लगता है कि वेस्ट और इंडिया दोनों ही कंट्रीज को चाइना से ये सीखने की बहुत जरूरत है और यही उनकी आई थिंक सक्सेस का सबसे मेजर फैक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।